नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों को लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून और व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। मित्रों, एक लाइन है मैकाइवर की कि राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कानून को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैकाइवर ने क्यों कहा कि राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों। अब प्रश्न ये उठता है कि कानून की आवश्यकता है क्या। देखिए, राज्य का प्राथमिक उद्देश्य शांति और सुव्यवस्था बनाए रखना है। शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य को तमाम नियम कानून बनाने पड़ते हैं। शुरुआती दौर में जब कोई लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था, तो परंपराओं के आधार पे, अलिखित नियमों के आधार पे कबीले के मुखिया या जो भी हो, वो उस आधार पे समाज का संचालन कर रहे थे। लेकिन बाद में जब लेखन कला का आविष्कार हुआ, तो विधिवत राज्य के द्वारा तमाम नियम कानून बनाए गए, जिसका एकमात्र उद्देश्य कि राज्य में शांति और सुव्यवस्था स्थापित रहे, कोई व्यक्ति किसी दूसरे के अधिकार का उल्लंघन न करे, सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसके लिए राज्य है। अब जहाँ तक मैकाइवर के स्टेटमेंट की बात है, तो आप देखिए, राज्य कानून का जनक और शिशु दोनों है। अब देखिए, राज्य जो है वो कानून को जन्म देता है, बनाता है। इसी कानून को बनाकर वह अपने नागरिकों के बीच एक सामान्य आचरण के नियमों के माध्यम से संचालन करता है, तो वह उसका जनक हो गया। अब शिशु कैसे हुआ? चूंकि बिना कानून के राज्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि कानून के माध्यम से ही राज्य अपने अस्तित्व को बरकरार रख पाता है। इसलिए मैकाइवर ने कहा कि राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों है। अब मित्रों, देखते हैं कानून की परिभाषा, कानून के अर्थ। देखिए, कानून की इंग्लिश लॉ है, ये ट्यूटेनिक भाषा लैग से बनी है। लैग का अर्थ होता है जो सदा स्थिर, स्थायी और निश्चित रहे। इस लैग का अर्थ है। तो कानून स्थायी, स्थिर और निश्चित, यानी कि कानून के बारे में कहा गया कि एक निश्चित रहे। इस शाब्दिक अर्थ के आधार पर कानून को परिभाषित किया गया। वैसे अगर ऑक्सफोर्ड शब्दकोश देखें, तो उसमें कानून की परिभाषा बताई गई कि सत्ता द्वारा आरोपित आचार व्यवहार के नियमों को हम कानून कहते हैं। ऑक्सफोर्ड जो शब्दकोश था, डिक्शनरी, उसमें कहा गया सत्ता द्वारा आरोपित आचार व्यवहार के नियम को कानून कहा गया। देखिए मित्रों, इसके अलावा और तमाम विभिन्न परिभाषाएं दी गई, जैसे विल्सन की परिभाषा, ऑस्टिन की परिभाषा। ऑस्टिन की परिभाषा मैंने आपको बताया भी था। ऑस्टिन कहता है, लॉ इज कमांड ऑफ ऑर्डर। पाउंड्स की परिभाषा, प्रोफेसर सालमंड की परिभाषा, ग्रीन की परिभाषा। वैसे सबसे अच्छी परिभाषा हॉलैंड की मानी जाती है। अगर ग्रीन की परिभाषा को देखें, तो ग्रीन ने क्या कहा? आधुनिक उदारवादी विचारक या उदारवादी आदर्शवादी विचारक ग्रीन ने कहा, अधिकार और कर्तव्यों की, ध्यान से सुनिएगा, अधिकार और कर्तव्यों की उस पद्धति को कानून कहा जाता है जिसे सरकार लागू करती है। यानी अधिकारों और कर्तव्यों के उस पद्धति को कानून, ग्रीन ने कहा, जिसे सरकार लागू करती है। अगर प्रोफेसर सालमंड को देखें, तो कानून नियमों का वह समूह है, प्रोफेसर सालमंड ने कहा, कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय प्रशासन लागू करता है। ये परिभाषा प्रोफेसर सालमंड की थी। लेकिन सबसे अच्छी परिभाषा हॉलैंड की मानी जाती है। हॉलैंड ने क्या कहा? ध्यान से समझिएगा इसको, कि आचरण
आचरण के उन समस्त नियमों को कानून कहते हैं जो मनुष्य के बाहरी आचरण से संबंधित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आंतरिक आचरण नहीं, बाहरी आचरण, जो मनुष्य के बाहरी आचरण से संबंधित होते हैं और जिन्हें एक निश्चित सत्ता लागू करती है। वह निश्चित सत्ता राजनीतिक क्षेत्र की मानवीय सत्ताओं की सर्वोच्च सत्ता होती है। यानी हालैंड क्या कहते हैं कि आचरण व्यवहार के उन सभी सामान्य नियमों को कानून कहते हैं जो मनुष्य के बाहरी आचरण से संबंधित होते हैं, आंतरिक नहीं, बाहरी, जिन्हें एक निश्चित सत्ता लागू करती है। यह निश्चित सत्ता राजनीतिक क्षेत्र की मानवीय सत्ताओं में सर्वोच्च सत्ता होती है। अगर इस परिभाषा के आधार पर देखें तो कुछ कानून के तत्व निकल के आते हैं। पहला, कानून के लिए एक नागरिक समाज का होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, बिना नागरिक समाज के हम कानून की कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा, कानून के निर्माण और उसकी क्रियान्वयन के लिए एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता का अस्तित्व आवश्यक है। पहला तो कानून के लिए नागरिक समाज आवश्यक है। दूसरा, एक सर्वोच्च सत्ता यानी संप्रभुता संपन्न सत्ता उसके लिए आवश्यक है। तीसरा, कानून का संबंध व्यक्ति के बाहरी आचरण से होता है, अंदर से नहीं होता, आंतरिक आचरण से नहीं है, बाहरी आचरण कि आप क्या व्यवहार समाज में कर रहे हैं, इससे होता है। चौथा, नागरिकों को कानून का पालन अनिवार्य रूप से करना होता है। जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करता वह दंड का भागी होता है, राज्य उसे दंड देता है। पांचवा, कानून ऐसा होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण था, कानून ऐसा होना चाहिए जिनका पालन न केवल दंड के भय से, केवल दंड के भय से कानून का पालन नहीं, वरन सामाजिक हित की भावना की वजह से होना चाहिए। यानी कानून का पालन हम दंड के भय से नहीं कर रहे हैं, सामाजिक हित की भावना कि सबका हित हो रहा है इसलिए कर रहे हैं। ये मित्रों, इस परिभाषा के आधार पे कानून के तत्व आए। अब हम देखेंगे कानून के प्रकार। कानून के प्रकार, कि कितने प्रकार का कानून पाया जाता है। तो बहुत सारी पुस्तकों में, बहुत सारे विचारकों में अलग अलग मतभेद रहे हैं। मेरा मानना है कि कानून दो प्रकार के होते हैं। पहला, राष्ट्रीय कानून, दूसरा अंतरराष्ट्रीय कानून। दो प्रकार के कानून होते हैं, पहला राष्ट्रीय कानून, दूसरा अंतरराष्ट्रीय कानून। अब राष्ट्रीय कानून में भी कुल, जो राष्ट्रीय कानून है, कुल 7 प्रकार के राष्ट्रीय कानून पाए जाते हैं। पहला, व्यक्तिगत कानून। व्यक्तिगत कानून, अब देखिए मित्रों, ये व्यक्तिगत कानून क्या है? जहां जो कानून व्यक्ति व्यक्ति के संबंध का निर्धारण करते हैं उन्हें हम व्यक्तिगत कानून कहते हैं। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संबंध का निर्धारण जो कानून कर रहे हैं उसे हम व्यक्तिगत कानून कहते हैं। जैसे ऋण लेना देना, संपत्ति खरीदना बेचना, ये व्यक्तिगत कानून है। दूसरा था, बहुत आसान है ये, दूसरा था सार्वजनिक कानून। सार्वजनिक कानून, देखिए ऐसे कानून, व्यक्तिगत कानून किन्हें कहा गया? जो व्यक्ति व्यक्ति के संबंध का निर्धारण करते हैं। ऐसे कानून जो व्यक्ति और राज्य या सरकार के संबंध का निर्धारण कर रहे हैं, ऐसे कानूनों को हम सार्वजनिक कानून कहते हैं। जैसे चोरी करना, हत्या करना इत्यादि जो
अपराध हैं उनके लिए बनाए गए कानूनों को हम सार्वजनिक कानून कहते हैं, यानी जिससे समाज, पूरा समाज यानी राज्य और समाज दोनों इंटेंगल हो जाता है। व्यक्तिगत कानून व्यक्ति व्यक्ति के बीच के संबंध है, लेकिन सार्वजनिक कानून में पूरा व्यक्ति, समाज, राज्य सब इंटेंगल्ड हो जाते हैं। ऐसे कानून को हम सार्वजनिक कानून कहते हैं। तीसरा था संवैधानिक कानून। ये सब राष्ट्रीय कानून है। संवैधानिक कानून, देखिए संवैधानिक कानून किसे कहते हैं? ऐसे कानून जो राज्य के संगठन, राज्य के गठन, सरकार के गठन, उनकी कार्य प्रणाली, सरकार के गठन, उनकी कार्य प्रणाली, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य इत्यादि की विवेचना करते हैं। ऐसे कानूनों को हम संवैधानिक कानून कहते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये सब संवैधानिक कानूनों में आते हैं। देखिए जहां बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां संवैधानिक कानून और सामान्य कानून में अंतर नहीं होता, जैसे ब्रिटेन, वहां संवैधानिक कानून और सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं, लगभग दोनों कानून आपस में बराबर हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां इनमें अंतर पाया जाता है, संवैधानिक कानून और सामान्य कानून। जहां संविधान में आसानी से परिवर्तन हो जाते हैं वहां दोनों में अंतर नहीं होता, दोनों की एक प्रोसेस। जहां कठोर प्रक्रिया पाई जाती है वहां संवैधानिक और सामान्य दोनों कानूनों में अंतर पाया जाता है। अब ये था तीसरा आपका संवैधानिक कानून। अब इसके बाद हम देखेंगे सामान्य कानून। सामान्य कानून किसे कहते हैं? चौथा, सामान्य कानून। देखिए नागरिकों के दैनिक जीवन और आचरण को नियमित करने वाले कानूनों को हम सामान्य कानून कहते हैं। जो दैनिक जीवन और आचरण को नियमित करते हैं वे व्यवस्थापिकाओं द्वारा नियमित होते हैं या रीति रिवाज, प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित होते हैं। ऐसे कानून जो दैनिक जीवन, नागरिकों के दैनिक जीवन और आचरण के सामान्य नियम होते हैं उन्हें हम सामान्य कानून कहते हैं। जो व्यवस्थापिकाओं द्वारा नियमित होते हैं, लेकिन आते कहाँ से? प्रथाओं और परंपराओं से। वही मैंने बताया कि बहुत सारे देशों में जहाँ लचीली प्रक्रिया पाई जाती है वहाँ सामान्य और संवैधानिक कानूनों में कोई अंतर नहीं, एक प्रक्रिया पाई जाती है। लेकिन जहाँ कठोर संविधान है वहाँ संवैधानिक कानून और सामान्य कानून में अंतर होता है। अगला प्रशासकीय कानून, पांचवा प्रशासकीय कानून। देखिए बहुत महत्वपूर्ण था ये प्रशासकीय कानून। प्रशासकीय कानून का कॉन्सेप्ट आया फ्रांस से, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देखिए प्रशासनिक कानून क्या होते हैं? किसी देश में, बहुत सारे देशों में साधारण नागरिकों के लिए और प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारियों के लिए अलग अलग कानून होते हैं। तो जिस देश में प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए अलग कानून होते हैं उसे ही हम प्रशासकीय कानून कहते हैं, जिसके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य निश्चित किए जाते हैं। देखिए इसकी आवश्यकता कहाँ से? जैसे होता क्या है कि प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी के पास अलग दायित्व होता है। उस दायित्व के दौरान, उस कर्तव्य के पालन के दौरान अगर उनसे कोई अपराध हो जाए तो क्या उन्हें सामान्य व्यक्ति के तरह सामान्य कानूनों के द्वारा उसे दंडित किया जाना चाहिए? इस पर प्रश्न है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं कि मान लीजिए एक पुलिस वाला है, ड्यूटी में है, एक आतंकवादी को दौड़ा रहा है, आतंकवादी को उसने अलर्ट किया कि रुक जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। आतंकवादी फिर भी भाग रहा है, तो नियम यह है कि पैर में गोली मारेंगे। उसने पैर पे निशाना साधा, लेकिन किसी कारणवश वो आतंकवादी दौड़ते दौड़ते झुक गया, पैर की जगह
उसके सिर पे गोली लग गई, अब वो मर गया, तो क्या 302 के अंतर्गत उसे भी मृत्युदंड दे, क्योंकि हत्या तो की उसने, मृत्युदंड देना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वहन के में ऐसा किया। तो फिर उसे प्रशासनिक न्यायालय में, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई होगी और ये निश्चित किया जाएगा कि उसने जानबूझ के ऐसा किया या अचानक ऐसा हो गया, और उस आधार पर उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए पुलिस वाला है, ड्यूटी में नहीं है, और आजकल शादी विवाह में बंदूक गोली फायर करने का बड़ा वो है, किसी पुलिस वाला जो है ड्यूटी में नहीं है और अपनी रिवॉल्वर से तो उसने गोली फायर कर दी, किसी को लग गया, शादी विवाह में आजकल लोग करते हैं, तो फिर उसे उस समय उसके ऊपर सामान्य नियम कानून, सामान्य व्यक्ति की तरह उसको डील किया जाएगा, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर की तरह नहीं डील किया जाएगा। ये था आपका प्रशासकीय कानून। अब है प्रथागत कानून। प्रथागत, देखिए मित्रों, ये कानून ये किसी देश में प्रचलित रीति रिवाज और परंपराओं के द्वारा विकसित कानून, जिन्हें न्यायालय बाद में मान्यता दे देती है। प्रथाओं परंपराओं के जो नियम होते हैं उन्हें बाद में न्यायालय मान्यता दे देती है, वह कानून का रूप ले लेते हैं। ऐसे कानूनों को हम प्रथागत कानून कहते हैं। जैसे हमारी प्रथाओं परंपराओं में कोई चीज बनी चली आई, बाद में न्यायपालिका ने उसे मान्यता दे दी, तो वो कानून बन गया। अगर आप देखें ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में मैक्सिमम कानून ऐसे ही आए। ब्रिटेन के लगभग कानून सब इसी प्रथागत कॉमन लॉ, प्रथागत नियमों कानूनों से चलते हैं। अब इसके बाद अगला आता है अध्यादेश। अध्यादेश, देखिए मित्रों, कभी कभी क्या होता है कि कार्यपालिका को किसी विशेष परिस्थिति में किसी कानून को देना है, उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा होता या कोई विशेष परिस्थिति आ जाती, अचानक कानून देना है, तो उस समय कार्यपालिका के प्रधान द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, जो अध्यादेश कानून की तरह वैध होता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, लेकिन उसमें बाध्यता है कि बाद में उसे संसद द्वारा पास करा दिया जाना चाहिए, नहीं तो 6 महीने के भीतर अगर नहीं पास हुआ तो अध्यादेश खत्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी विभिन्न विपरीत परिस्थितियां या अचानक कोई परिस्थिति आ जाए, ऐसे में नियम कानूनों की आवश्यकता हो तो कार्यपालिका प्रधान द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अब ये 7 राष्ट्रीय कानून हो गए। दूसरा था ये अंतर्राष्ट्रीय कानून। देखिए, राज्यों के मध्य, विभिन्न राज्यों के मध्य आपसी संबंधों के संचालन के लिए जिन कानूनों का निर्माण किया गया उसे हम अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। जैसे 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों के मध्य कैसे संबंध होंगे, किस तरह से वो संबंधों का संचालन करेंगे, इसके लिए कोई नियम कानून होना चाहिए। उसी नियमों कानूनों की विवेचना इस अंतर्राष्ट्रीय कानून में की गई। अब देखिए 2 चीजें हैं। राष्ट्रीय कानून जो है वो बाध्यकारी है, उसे मानना ही पड़ेगा, अगर नहीं मानते हैं तो राज्य द्वारा दंडित किया जाएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून बाध्यकारी नहीं है, ये नैतिकता है। अगर चाहे तो इसका पालन, अगर आपके राष्ट्रीय हित में तो इसका पालन करें, अन्यथा न करें। तो राष्ट्रीय कानूनों में बाध्यकारिता होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई बाध्यकारिता नहीं होती। यह था मित्रों कानून के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे कानून के स्रोत, कि कानून आता कहां से, उसका उद्गम स्थल कहां है, कहां से कानून आता है, उसका उद्गम स्थल कहां है, इसके बारे में अब हम देखेंगे। कानून के स्रोत।
अगर कानून को उद्गम स्थल और स्रोत की बात करें तो पहला जो कानून का स्रोत बताया गया वह बताया गया रीत रिवाज या परंपराएं। रीत रिवाज या परंपराएं। देखिए, रीत रिवाज या परंपराएं कानून का प्राचीनतम और एक महत्वपूर्ण स्रोत है। धीरे धीरे जब रीत रिवाज और परंपराएं धीरे धीरे इसका विकास होता है, जब रीत रिवाज या परंपराएं धीरे धीरे विकसित होकर एक समय आता है वो कानून का रूप ले लेती है। समाज के वे प्रचलित नियम जिन्हें समाज के सभी लोग लंबे समय से स्वीकार कर रहे हैं, लंबे समय से मान रहे हों, मानते चले आ रहे हों, और यह नीति नियम और रीति रिवाज और परंपराएं नैतिकता के बल पर खड़ी रहती हैं। बाद में समाज में वो इतने मान्य हो जाते हैं कि उन्हें राज्य को मान्यता प्रदान करना पड़ता है। ऐसे कानून रीत रिवाज और परंपराओं के आधार पे आते हैं। तो पहला स्रोत रीत रिवाज या परंपराओं के आधार पे कानून आता है। अगर आप देखें तो बहुत सारी स्मृतियां हैं, जैसे हिंदू रिलीजन में मनुस्मृति, पराशर स्मृति, ब्रिटेन में रोम में 12 टेबल्स का कानून, ये रीत रिवाज और परंपरा से आया। इंग्लैंड का कॉमन लॉ रीत रिवाज और परंपरा से आया। तो बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जो धीरे धीरे रीत रिवाज और परंपरा में आ जाते हैं विकास के फलस्वरूप, और समाज के सभी लोग नैतिकता के आधार पर उसे स्वीकार करने लगते हैं। तो इसको राज्य स्वीकार करके कानून बना देता है। तो रीत रिवाज और परंपराएं कानून का पहला स्रोत है। दूसरा, धर्म। देखिए, धर्म का पूछना ही क्या, आप सबको विदित होगा कि अगर प्राचीन काल में देखें तो धर्म के आधार पर ही तमाम नियमों कानून बनते थे। जो धार्मिक नियम थे वो धार्मिक आचरण के नियम बन गए और वही कानून का स्वरूप ले लिए। अगर मध्ययुग को देखें तो धर्म द्वारा दिया गया कानून ही धर्म जो कानून दे रहा था वही धर्म द्वारा दिया गया कानून ही मध्ययुग में कानून था। तो पूरा मध्ययुग और आज भी अगर वर्तमान समय में भी देखें तो धर्म के आधार पर बहुत सारे कानून चल रहे हैं। जैसे हिंदू रिलीजन में मनु स्मृति को कानून का स्रोत माना जाता है। बहुत सारे ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं जो शरीयत के आधार पर अपना शासन संचालन कर रहे हैं। तो कानून के स्रोत के रूप में धर्म की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तीसरा, न्यायिक निर्णय। देखिए मित्रों, जैसे जैसे सामाजिक व्यवस्था जटिल होने लगती है वैसे वैसे विभिन्न रीति रिवाज में आपस में संघर्ष होने लगता है, और इस संघर्ष के कारण रीति रिवाजों और परंपराओं में आपसी वैमनस्यता उत्पन्न होती है। इस स्थिति में कभी कभी विवाद खड़े हो जाते हैं जिनका समाधान उन रीति रिवाज और परंपराओं में नहीं होता। ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए समाज के बुद्धिमान व्यक्ति या यूं कह लें न्यायाधीश की सलाह ली जाती है, और जो वो बुद्धिमान व्यक्ति या न्यायाधीश सलाह देता है उस निर्णय को सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे इस आधार पर यानी न्यायिक निर्णय के आधार पर वह कानून आ जाते हैं। जैसे रीति रिवाज परंपराओं में आपस में क्लैश हो गया, उसका जवाब उन परंपराओं में भी नहीं है, तो फिर जो समाज के बुद्धिमान तबका है, बुद्धिमान वर्ग है या न्यायाधीश वर्ग है,
उनकी जो सलाह होती है उसे स्वीकार कर लिया जाता है और इस आधार पर कानून का निर्माण होता है। अगला, कानूनी टीकाएं। कानून के स्रोत में कानूनी टीकाएं। देखिए, प्रत्येक देश में कानून के कुछ प्रसिद्ध ज्ञाता होते हैं जो कानून के कठिन स्वरूप को समझने में सक्षम होते हैं और उसको समझाने के लिए आम जनमानस को वो कानूनों की व्याख्या करते हुए कोई पुस्तक लिख देते हैं। वह पुस्तक कानूनी टीका के रूप में आ जाते हैं और कभी कभी न्यायाधीश निर्णय देते समय जहां असमंजस की स्थिति होती है वहां इन कानूनी टीकाओं को नजीर मानकर निर्णय सुनाते, यानी वो प्रसिद्ध कानून शास्त्री जो समाज को ठीक से समझ रहा हो और सामाजिक नियमों कानूनों की वो व्याख्या कर रहा हो, ऐसी उनकी लिखी गई पुस्तकों को हम कानूनी टीकाएं कहते हैं। और न्यायाधीश जब असमंजस में पड़ते हैं तो उन्हीं कानूनी टीकाओं के आधार पर निर्णय दे देते हैं। तो इस तरह इन कानूनी टीकाओं के कारण भी कुछ नियम कानून आते हैं और वो जो निर्णय देते हैं वो नजीर बन जाते हैं और फिर उस आधार पर उसको कानून बनाकर उस आधार पर आगे के निर्णय दिए जाते हैं। जैसे बहुत सारे इंग्लैंड में एडवर्ड कोक थे, ब्लैंक स्टोन थे, डायसी, डू फैक्टो डू जीरो, डायसी का तमाम कानून पे विचार है, बेंथम के विचार है कानून पे, ग्रीन के विचार है कानून पे। अगर हिंदू धर्म में देखें, हिंदू मैथोलॉजी में, तो मिताक्षरा और दाय भाग ये तमाम ऐसे हैं जिनके आधार पे नियम कानून आए। अगर हम मुस्लिम सभ्यता को देखें तो फतवा आलमगीरी इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है कि ऐसी कानूनी टीका है जिनके आधार पर असमंजस की स्थिति में इनकी सहायता के माध्यम से नए कानूनों का निर्माण हो जाता है। अगला है साम्य या औचित्य। देखिए, मैंने एक बार आप लोगों को सिद्धांत बताया था, मौलिक संविधान का मौलिक स्वरूप, मौलिक ढांचा का सिद्धांत। एक बार मैंने जब इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में मैं वीडियो बना रहा था तो उस समय मैंने आपको यह पढ़ाया था कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी संविधान, वो जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी या फिर न्यायिक सक्रियतावाद कह लें, जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी आई इसी औचित्य या साम्य के आधार पे है। कभी कभी न्यायपालिका में ऐसे केस या ऐसे मुकदमे आ जाते हैं जिसमें दो कानूनों के प्रावधान आपस में ही क्लैश कर जाते। ऐसे समय में न्यायाधीश की भूमिका बढ़ जाती है कि वो साम्य और औचित्य स्थापित करने में जो कुछ बताता है वो नए नियम कानून के रूप में आते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको कि अनुच्छेद 13(2) कहता है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वो मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं करेगा, वो विधि में वो नहीं आया। और दूसरी तरफ अनुच्छेद 368 कहता है कि संसद को पूरा अधिकार है, वो किसी भी नियम कानून में नया नियम कानून बना सकता है या परिवर्तन कर सकता है। आपस में क्लैश हुआ, संघर्ष हुआ। अंततः न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि संसद को कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार है, लेकिन संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे संविधान का मौलिक ढांचा डिस्टर्ब हो। और मौलिक ढांचा है क्या, तो उन्होंने संविधान की प्रस्तावना इत्यादि तमाम चीजें बताई और कहा समय समय पे बताते रहे। तो जो दो संविधान के दो अनुच्छेद आपस में लड़ रहे थे, उसके कारण नुकसान हो रहा था, उसमें साम्य स्थापित किया, उसकी औचित्यता बताई और एक नया नियम आ गया बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का, एक नया कानून आ गया बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का कि संसद को अधिकार तो है,
पूरा अधिकार स्वीकार भी कर लिया, सांप भी मर गई लाठी भी नहीं टूटा, अधिकार स्वीकार कर लिया कि संसद को संविधान में संशोधन का पूरा अधिकार है, लेकिन कोई ऐसा संशोधन नहीं करेगी जो बेसिक स्ट्रक्चर मौलिक ढांचे को डिस्टर्ब करता हो। इस प्रकार उस साम्य या औचित्य के कारण एक नियम, एक कानून आ गया, इसलिए कहा जाता है साम्य या औचित्य भी कानून के स्रोत होते हैं। और अंतिम स्रोत जो सर्वविदित है, व्यवस्थापन, यानी व्यवस्थापिकाओं द्वारा कानून का निर्माण। सर्वविदित है मैक्सिमम कानून व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित किए जाते हैं। संसद के सदन आपस में बैठकर किसी कानून को पारित कर देते हैं, दोनों सदन, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है, वो कानून बन जाता है। तो व्यवस्थापिका सभाएं कानून का सबसे बड़ा स्रोत है। मैक्सिमम कानून इन व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा आता है, जो जनता के चुने गए प्रतिनिधि, डेमोक्रेटिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के चुने गए प्रतिनिधि वहां किसी कानून पर विचार विमर्श करते हैं, ऐसा कानून होना चाहिए, उस कानून पे विचार विमर्श होता है, दोनों सदन पास कर देते हैं, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है, कानून बन जाता है। मित्रों, ये था कानून की परिभाषा, अर्थ, कानून के तत्व, कानून के प्रकार और कानून के स्रोत। आज के लिए बस इतना ही। आपसे विदा लेने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आगे हम दंड व्यवस्था, पनिशमेंट सिस्टम को पढ़ेंगे कि आखिर दंड के क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या तत्व हैं उनके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।